नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जितने भी साथी हैं जो कि प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी करने जा रहे हैं, आज से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होने जा रही है। जी हाँ, प्री बीएड की तैयारी, प्री डीएलएड की तैयारी, साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्री बीएड डीएड की तैयारी आज हम करवाएंगे। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर चलेगा शिक्षण अभिरुचि पर चलेगा। शिक्षण अभिरुचि का क्लास 1 है और क्लास 1 में आज हम देखने जा रहे हैं साथियों, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। देखो, शिक्षक छात्रों के प्रति उनकी अभिवृत्ति क्या होती है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भाई, सीधे वीडियो पर आते हैं, शुरू करते हैं। आज से हमारी जो क्लासेस हैं अभिवृत्ति, देखिए अभिवृत्ति, शिक्षण अभिरुचि में सबसे पहले हमारा शब्द आता है अभिवृत्ति क्या होता है। हम पहले अभिवृत्ति को समझेंगे कि आखिर ये अभिवृत्ति होता क्या है। तो देखो भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार, कहने का तात्पर्य है अभिवृत्ति एक तरह से व्यवहार है जो कि किसी व्यक्ति की, वस्तु, संस्था या स्थिति के प्रति, मतलब एक जो बच्चा है, मान लो है ना, आप एक शिक्षक हो, एक बच्चा संस्था में कैसे व्यवहार करता है, किसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है, इन तमाम जब हम स्थिति का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बच्चों का व्यवहार कैसे होता है, कैसा उनका व्यवहार होता है। कथन ना भाई कि कहू जगह आने हाथी के दांत खाए के दिखाए के कहथन ना, हम जैसे लड़का हा स्कूल में आने व्यवहार करते, दई दे कर आने व्यवहार करते है ना। तो ये यही अभिवृत्ति है, कहना चाहिए एक प्रकार के हम इनको व्यवहार कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को अपने तरीके से परिभाषित भी किया है। तो देखो, रेमर्स, रूमेल तथा गेज ने कैसे परिभाषित किया, तो अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो रेमर्स, रूमेल, गेज ने क्या कहा है कि जो अभिवृत्ति है अनुभव के द्वारा व्यवस्थित एक संवेग है। देखो, एक प्रकार का संवेग है और ये अनुभव के द्वारा उत्पन्न होने वाला संवेग है। ठीक है, अभिवृत्ति क्या है, अनुभव के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक संवेग है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करती है। कहने का तात्पर्य है यह, जैसे कोई बच्चा मान लो किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ कैसे व्यवहार करता है, क्या उनके साथ नकारात्मक व्यवहार है या सकारात्मक व्यवहार है, किसी बच्चे को मारपीट करता है या उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता है, ये बात कही है रेमर्स ने। ठीक है, थर्स्टन ने भी कही है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित कुछ सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को ही अभिवृत्ति कहा है। किसने कहा है? थर्स्टन ने कहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अभिवृत्ति के प्रकार की। कितने देखो, अभिवृत्ति दो प्रकार के होते, कितने प्रकार के होती, का होता है, जैसा कि आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले प्रकार है भावनात्मक या भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति और दूसरा है निषेधात्मक, अर्थात भावात्मक और निषेधात्मक या नकारात्मक दो प्रकार की अभिवृत्ति होती है। मतलब दो प्रकार के व्यवहार हम बच्चों में देखते हैं। पहले व्यवहार क्या है, भावात्मक या सकारात्मक। देखो भाई, नाम से स्पष्ट है ना, भावात्मक मतलब फीलिंग्स, भावना। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, व्यक्ति, धर्म, विचार या चीजों को देखेंगे आप। ठीक है, चीजों को देख के हम समझेंगे तो
यहां धर्म, विचार या प्रक्रिया के प्रति विश्वास, पसंद, आकर्षण, स्वीकृति, ये सभी चीजें भावात्मक या सकारात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। मतलब चाहे कोई वस्तु के प्रति हो, चाहे व्यक्ति के प्रति हो, चाहे धर्म या संस्था के प्रति हो, यदि उसके प्रति अच्छा व्यवहार है, जैसे मैं अपने धर्म को अच्छा मानता हूं, मैं गाली नहीं देता, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं, है ना, मुझे उनके प्रति विश्वास है, किसी वस्तु में, किसी संस्था में विश्वास है, जैसे मैं विद्यालय में विश्वास रखता हूं कि विद्यालय से मैं सीख सकता हूं, है ना, तो ये पॉजिटिविटी को जो शो करेगा वो है भावात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, तो इन सब से जो समायोजित करने का प्रयास करता है, मतलब सकारात्मक चीजों में जो समायोजित करने का प्रयास करे, उसे सकारात्मक या भावात्मक अभिवृत्ति कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो दूसरा देख लो। दूसरा क्या होता है? निषेधात्मक। अब निषेध करना मतलब रोकना है ना किसी भी चीज को। अब निषेधात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति क्या होता है भाई, इसको देखो। तो किसी राजनीतिक पार्टी, स्थान, प्रक्रिया, जाति या व्यक्ति के प्रति घृणा, अविश्वास, निराशा, अपने को दूर रखने का प्रयास। अब यहीं पर मैं एक एक चीज को एग्जाम्पल से समझाता हूं भाई। देखो, किसी राजनीतिक पार्टी, भाई मैं मान ले कोई भी राजनीतिक पार्टी की मैं बात करा, बहुत सारा पार्टी, मैं व्यक्ति विशेष के नाम नहीं लूंगा, कई जन कहो पार्टी ला पसंद नहीं करे, ओकर प्रति नकारात्मक व्यवहार करते, तो ये सब निषेधात्मक या नकारात्मक व्यवहार है ना। कई ठन पार्टी ला हम अच्छा मानथन, है ना, कई ठन पार्टी ला हम बुरा मानथन, कई ठन स्थान ला अच्छा मानथन, किसी स्थान ला हम बुरा मानथन, है ना। कई जाति हमन एकदम छोटे जाति के, नीचे जाति के, पानी नहीं पिए, छुआछूत के भावना रखथन, ये सब निगेटिविटी है मेरे दोस्त, है ना। निषेधात्मक अभिवृत्ति को शो करता है। कई व्यक्ति के प्रति घृणा, घमन के भाव, घृणा के भाव, मैं पैसा वाला, मैं बड़े आदमी है, तो छोटे आदमी है, बहुत सी चीजें हमको देखने को मिलता है। तो ये सभी निषेधात्मक अभिवृत्ति के अंदर आता है। क्लियर है भाई। तो अभिवृत्ति के दो प्रकार, एक तरह से अभिवृत्ति मतलब व्यवहार होता है। कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा शिक्षण अभिवृत्ति में साथियों, तो अभिवृत्ति शब्द आ गया मतलब उसको दिमाग में व्यवहार से लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करूंगा शिक्षण अभिवृत्ति क्या होता है। देखो अभी हमने क्या देखा, साधारण केवल अभिवृत्ति को जाना। अब हम देखते हैं शिक्षण अभिरुचि क्या होता है। तो शिक्षण अभिरुचि शिक्षक का व्यवहार है। देखो अभिवृत्ति मतलब हमने कहा व्यवहार। अब चूंकि शुरू में शब्द जुड़ गया शिक्षण, तो शिक्षक का व्यवहार पढ़ाने के दौरान ना, शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण अभिरुचि है, जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्ष, देखो शिक्षक का व्यवहार तीनों पक्षों पर क्या क्या, एक तो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोयोगात्मक पक्ष के प्रति प्रभावित होकर सामने आता है। कहने का तात्पर्य है एक शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति ज्ञानात्मक हो, उसको अच्छे से ज्ञान प्रदान करे, उनकी भावनात्मक मतलब उनसे लगाव रखे, प्रेम की भावना रखे, मनोयोगात्मक मनोयोग से पढ़ाए, रुचि के साथ पढ़ाए, यही शिक्षक की अभिवृत्ति है। शिक्षक का क्या है भाई, व्यवहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की अभिवृत्ति में अगले पॉइंट को भी समझो। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की पूरी प्रक्रिया के पक्ष तथा विपक्ष दोनों को प्रवृत्त करती है। मतलब भाई किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक भी बोलेंगे, नकारात्मक। तो शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का व्यवहार दोनों हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष, बच्चा विशेष के प्रति ज्यादा झुकाव होगा, किसी के प्रति कम झुकाव होगा। कभी कभी विद्यालयों में देखा जाता है जातिगत भेदभाव भी करते हैं गुरुजनी लोग, शिक्षक लोग, है ना भाई। तो इस तरह शिक्षक की अभिवृत्ति भी दोनों तरीके से, पक्ष और विपक्ष दोनों रूप में हमको देखने को मिलता है। अब शाब्दिक तथा क्रियात्मक व्यवहारों से शिक्षण अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। मतलब शाब्दिक व्यवहार बातचीत कैसे करता है, कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, उनके क्रियात्मक व्यवहार, रहन सहन, तौर तरीके, इनसे भी जो है हम अभिवृत्ति का पता लगा सकते हैं। ठीक है,
प्रक्षेपक विधियों द्वारा किसी की सही अभिवृत्ति, मतलब प्रक्षेपक मेथड्स होती हैं, इनके भी माध्यम से अभिवृत्ति का पता लगा सकते हैं। शिक्षण क्रिया में शैक्षिक लोगों व परिस्थितियों के संपर्क में आता है, जिससे इन सभी के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति स्पष्ट होती है। मतलब कभी कभी हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे मान लो मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक के संपर्क में आया, किसी अन्य गुरु के, किसी और विभाग के कर्मचारी के संपर्क में आया, है ना, तो मेरा निगेटिव या पॉजिटिव जो आइडियाज हैं या उनका मेरा बिहेवियर है वो सामने आता है। ठीक है भाई, किसी के व्यवहार को चुपे चुप खड़े मुंह बांध के तो थोड़ी जान बोझी, ओह गोठिया ही बत रही हमार करा, तबे तो हम जान बो ना, तुरंत नहीं जान पाना हुला, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं अभिरुचि क्या होता है। देखो भाई, अभिरुचि को समझो, अभिरुचि के अर्थ को समझो क्या होता है। तो किसी एक क्षेत्र या समूह की, देखो किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता ही अभिरुचि है। अभिवृत्ति समझ गए ना, अभिवृत्ति मतलब व्यवहार, और अभिरुचि तो किसी क्षेत्र समूह में व्यक्ति की कुशलता, किसी ऐसे क्षेत्र में जिनमें उनकी रुचि है, यदि उसमें वह विशिष्ट है, उनकी कुशलता है। जैसे मैं शिक्षक हूं, मतलब पढ़ाई में विशिष्टता है, मतलब मोर अभिरुचि का है भाई, पढ़ाई है। जैसे एक कुम्हार है, मटका बनाए के ऊपर अभिरुचि क्या है, मटका बनाना, है ना, अर्थात उस क्षेत्र में उसकी कार्य कुशलता हो, वही अभिरुचि है। रुचि बहुत सारे हो सकते हैं, रीडिंग, डांसिंग, पेंटिंग, दुनिया भर के रुचि, लेकिन अभिरुचि जब बात आती है ना, तो किसी ऐसे क्षेत्र में जिनमें उनकी कुशलता सबसे ज्यादा होती है, विशिष्ट योग्यता हो, उसी को अभिरुचि कहा जाता है। क्लियर है भाई। तो अभिवृत्ति और अभिरुचि, अभिरुचि मतलब एक विशेष योग्यता किसी विशेष क्षेत्र में, और अभिवृत्ति मतलब व्यवहार। क्लियर है। चलो अब अभिरुचि की डेफिनेशन देखो भाई, थोड़ा सा इसको भी हम समझेंगे, अभिरुचि की डेफिनेशन को। तो बकिंघम ने क्या कहा, अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। देखो क्या कहा है बकिंघम ने, वर्किंघम या वर्किंघम जो भी कहें, तो इसने कहा है कि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात, मान लो किसी क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, मान लीजिए बच्चे को मान लो गाड़ी बनाए के ट्रेनिंग दिया गया, बाइक बनाए की, ऑटो पार्ट्स की ट्रेनिंग अगर उनको मिला, है ना, तो उस क्षेत्र में उनकी जो दक्षता है, उनकी सीखने की योग्यता है, वही क्या कहलाएगा, अभिरुचि कहलाएगा। फ्रीमैन ने भी कहा है कि प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, मतलब प्रशिक्षण के द्वारा जो विशिष्ट ज्ञान या कौशल प्राप्त होता है, तो उसी कौशल को ही अभिरुचि कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये मनोवैज्ञानिक जिन्होंने परिभाषित किया है अभिरुचि को। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं मित्रों, इसके बाद अभिरुचि व बुद्धिमत्ता। देखो अब यहां पर बुद्धिमत्ता को समझो क्या होता है। देखो तो बुद्धिमत्ता के अंतर्गत व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को मापते हैं। मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धि की क्षमता मतलब हमारी कितनी बौद्धिक क्षमता है, वही हमारी बुद्धिमत्ता है। जबकि अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है। देखो मैंने कहा अभिरुचि व बुद्धिमत्ता, ये दोनों के बीच के कंपेयर को समझो, तुलना को समझो। अभिरुचि मतलब किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की रुचि होना अभिरुचि है, और बुद्धिमत्ता क्षेत्र, जो रुचिकर क्षेत्र है, उसमें अपना बौद्धि का कितना आप प्रयोग कर पाते हो, अपनी क्षमता को कितना आप आकलन कर पाते हो, यही बुद्धिमत्ता है।
ठीक है, तो ये अभिरुचि और बुद्धिमत्ता होगा। अब अभिरुचि व रुचि को समझो, तो किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र के प्रति अभिरुचि का स्तर अधिक होने पर रुचि बिल्कुल ना हो तो उस व्यक्ति की सफलता संदिग्ध होगी। देखो भाई, रुचि है लेकिन कम है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ना हो या कम रुचि हो तो वह असफल जैसा है। मतलब देखो, मान लो आपकी रुचि मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने में नहीं है, आपको जबरन कोई हिले लगा दे, जबरन तह जा मटकी बना, चक्का चला सकबे तो रुचि नहीं है वो चीज मांगा तो कहां वो चीज कर पावे, है ना। तो रुचि जरूरी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब शिक्षण अभिरुचि की बात आती है, तो हमने शिक्षण अभिरुचि को पढ़ा दिया है कि शिक्षण अभिरुचि शिक्षण में जो रुचि है, अर्थात शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक में जो क्षमता या कुशलता व रुचि होती है वही शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, शिक्षण कार्य में यदि गुरुजी की रुचि है तो वो लेकर बहुत बढ़िया पढ़ाई, है ना। शिक्षण सिद्धांत को, तरह तरह के सिद्धांत को अपनाएगा, नए नए रूल्स, नए नए मेथड का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएगा, सिखाएगा, नवाचार का उपयोग करेगा। कब, जब शिक्षण कार्य में गुरुजी की रुचि है, और शिक्षण विधियों का जब उपयुक्त प्रयोग करेगा, अच्छा प्रयोग करेगा, तो भाई बच्चे स्किल्ड होंगे, कौशल सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे, वह कौशल से लैस हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो शिक्षण की अभिरुचि सकारात्मक होनी जरूरी है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, स्वरुचि क्या होता है इसको भी देखो, स्वरुचि को समझो भाई, नाम से स्पष्ट है ना, स्व मतलब स्वयं। अब स्वयं के बारे में जब हम जान जाएंगे कि मैं खुद ला जानदारी कि मोला कौन क्षेत्र में रुचि है, मैं क्या करना चाहता, मैं क्या बनना चाहता, मैं कैसे करना चाहता, जब हम स्वयं के बारे में, तो वही हम क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है, ठीक है। स्वरुचि पान 4 सोपान होते हैं भाई, कितने, 4। प्रथम सोपान, तो प्रथम सोपान में क्या है, स्व का विकास, मतलब स्वयं का विकास। द्वितीय सोपान में सामाजिक स्व का विकास, देखो दूसरे सोपान में सामाजिक स्व का विकास, प्रथम सोपान में स्व का विकास, तीसरे सोपान में आंशिक स्व का विकास, और चतुर्थ सोपान में आध्यात्मिक स्व का विकास। अब देखो, प्रथम सोपान में जिसमें स्व का विकास होता है, इसमें शारीरिक विकास आते हैं भाई। स्व का विकास, स्वयं का विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। और द्वितीय सोपान में सामाजिक विकास, कहने का तात्पर्य है समाज में हम कैसे उठे बैठे, समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, हमारा चरित्र कैसा हो, हम कैसे नागरिक बने, समाज में जाकर अच्छा योगदान दे सके, हमारे नैतिक मूल्य कैसे विकसित हो, ये दूसरे सोपान में आता है। तीसरे सोपान में आता है आंशिक स्व विकास, तो इसमें बुद्धि का विकास होते हैं, हमारा कितना बौद्धिक क्षमता विकसित हुआ, हम कैसे विवेक से निर्णय ले पाते हैं, है ना भाई। हर इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति आती है संगवारी हो कि आपको निर्णय लेना होता है, चयन करना होता है कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, मैं देला करा धंधोला करा समझ रहे हो ना, डिसाइड करना पड़ता है। और यही तो नैतिक तर्कणा है मेरे दोस्तों। जब आप ना डीएड बीएड में पहुंचोगे ना, एडमिशन ले लोगे, जब नैतिक चिंतन का सिद्धांत जब आप पढ़ोगे ना एरिक्सन का, तो ये चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अभी मैं केवल स्वरुचि अभिरुचि की बात कर रहा हूं, ठीक है। चतुर्थ सोपान में देखो आध्यात्मिक स्व का विकास, अर्थात अक्सर आपने देखा होगा इसमें केवल स्वरुचि स्वयं अक्सर आपन देखिया, कई ऐसे आप मन मिल ही जे मन की रुचि है ना भगवान भक्ति में ज्यादा रहते, अध्यात्म, पृथ्वी की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, धरती कैसे बना, सूर्य कैसे बना, मतलब वो इस दुनिया के बारे में जानने की जो उनकी इच्छा है ना,
वही उनको अध्यात्म की ओर लेके जाता है। और यही चतुर्थ सोपान है स्वरुचि की, जिसमें आध्यात्मिक स्व का विकास होता है। तो ये 4 चरण है भाई स्व अभिरुचि का। ठीक है, एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। ठीक है भाई, किसी प्रकार से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिरुचि, देखो अब एक शिक्षक के नाते आपकी अभिरुचि, आपकी रुचि कैसी होनी चाहिए, यहां अभिवृत्ति है। देखो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के रूप में अभिरुचि तो आपने जान लिया, सकारात्मक होनी चाहिए, आप कौशल हो आपके पास। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अभिवृत्ति की बात आ रहा है, व्यवहार की बात आ रहा है। तो शिक्षक के उद्देश्य क्या होनी चाहिए? तो छात्रों को ज्ञानवान बनाना। भाई मैं गुरुजी हूं, मैं पढ़ाया जाता, सोचे मोर जिम्मेदारी का केवल वेतन उठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लड़का अच्छे से ज्ञान मिले वाला है ना, वो सुसंस्कृत बने, मतलब अच्छा व्यवहार के बने, नैतिक गुण के विकास हो, उनमें नैतिक मूल्य विकसित हो। ठीक है, अब नैतिक मूल्य मतलब लोगों से अच्छे से बात करे, अच्छे से पेश आए, समाज उपयोगी बने। ठीक है, ये सभी क्या है शिक्षक का उद्देश्य है। जो एक शिक्षक क्या करना चाहता है भाई, बच्चों में ये गुण विकसित करना चाहता है। ठीक है, तो बच्चों में ये गुण विकसित करना चाहता है एक शिक्षक। तो योग्य शिक्षक केवल विषय का ही अध्ययन नहीं कराता, बल्कि विशेषज्ञता प्राप्त करने से नहीं। देखो अगर आपको एक योग्य शिक्षक बनना है ना, तो सिर्फ यदि आप कहोगे कि मैं, एक चीज याद रखना, यहां से इस बिंदु से क्वेश्चन आ चुका है भाई आपके प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों में। अच्छा शिक्षक कौन कहलाता है? जिसको केवल विषय का ज्ञान हो? नहीं, सिर्फ विषय के ज्ञान रखने वाला अच्छा शिक्षक नहीं होता मेरे दोस्त। विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षक को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कार्य करना होता है। सब पहलुओं पर ध्यान दे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, है ना, ज्ञान के अलावा मनोवैज्ञानिक भी दृष्टिकोण होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस बात को। शिक्षक को सिर्फ विशेषज्ञ होना नहीं, सिर्फ अपने विषय में यदि वो विशेषज्ञ हैं तो वो शिक्षक नहीं है। बच्चों को जाने, बच्चों को समझे, बाल केंद्रित एजुकेशन पर जोर दे, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाता है, तो वो है अच्छा शिक्षक। सही मायनों में शिक्षक वही होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करें। देखो अभी यहां पर ज्ञान के अलावा एक अज्ञान या शब्द से आपका दिमाग में थोड़ा सा यहां पर मनोवैज्ञानिक क्या है, बार बार आपके आएंगे ना प्रश्न भी यहां से बनते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या है? देखो प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न है। मान लो आप कक्षा तीसरी को पढ़ा रहे हो मित्रों, और कक्षा तीसरी में 25 बच्चे हैं, तो ये 25 बच्चे किसी न किसी रूप में आपको भिन्न दिखेंगे। पढ़ाई में चाहे एक दूसरे से आगे पीछे हो ही, कहूं में और कुछ क्षमता हो ही, कहूं में और, मतलब 25 के 25 में कुछ न कुछ अलग अलग रही, एक को जन के हम मिलाए नहीं, ओकर में और कुछ क्षमता रही, ओकर में और कुछ क्षमता रही। मतलब प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होगा एक दूसरे से, याद रखना। और इसी प्रत्येक बच्चे के मन को समझना और उसके हिसाब से उनको शिक्षा देना, वही क्या है भाई, मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। मतलब मन को समझ करके लड़का के सीखे के गति भी कम ज्यादा रहते, वो लड़का जान दें कि लड़का धीमा सिखोई है, धीरे सिखोई है। तो मैं गुरुजी हूं, मैं होला धीरे सिखाते, बहुत कमजोर है तो सरल से कठिन की ओर लेके जहां, मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जहां, एकदम सरल सरल मैं पहले बतावा, काबर बताया था, मोला पता है वो लड़का कमजोर है, बोला कैसे सिखाना है। वही चीज जला हम पता चल गया हमला कि लड़का कमजोर है, लड़का के कौन क्षेत्र कमजोर है, और विशेष जब बोला मनोवैज्ञानिक तरीके से अब हम सिखाथन का बोला लड़का के बारे में जानना रहे ना, रुचि को जानकर जब हम शिक्षा देते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहलाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं।
ठीक है भाई, तो शिक्षण के प्रति अभिरुचि ये आपका पहला टॉपिक है साथियों, और पहला टॉपिक आज से समाप्त हो जाता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भाई, आपके क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए 3 4 5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा से ध्यान दो। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं? ए, अनुभव द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, बी, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, सी, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, या डी, जीवन की तैयारी के रूप में। क्या है भाई? तो देखो, शिक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है? पुस्तक के ज्ञान, रॉन्ग। आप जोड़ेंगे ना, पुस्तक के ज्ञान, रॉन्ग। विद्यार्थी शिक्षक के पर्यायवाची थोड़ी रहेगा भाई, वो तो गलत है। जीवन की तैयारी और अनुभव द्वारा होने वाले ज्ञान, तो ये नहीं, ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुभव द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। देखो, हम अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। मान लो, देखो भाई, मुझे गाड़ी बनाना आता है, लेकिन जब मैं स्वयं करके उसका अनुभव नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं सीख सकता। चीजें समझ में आनी चाहिए। चीजें हम सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं सीखते, व्यवहारिक रूप से उनको प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जब हम उसको प्रयोग करते हैं ना, तब हम सीखते हैं। नैतिक शिक्षा हमने बच्चों को दिया भाई, पाठ हमारा रहता है, मान लो नैतिक शिक्षा का, सरस्वती शिशु मंदिर में जो साथी पढ़ा होगा जानता होगा, सदाचार नैतिक शिक्षा के पुस्तक पढ़े हैं। वो सिर्फ पुस्तक है जिसको हमने ज्ञान लिया। अब जो है, जब हम व्यवहारिक रूप में, मतलब जब समाज में हम जाएंगे ना, तो हमारा व्यवहार जब समाज के लोगों के साथ अच्छा हुआ, मतलब जान जाओ कि उन्होंने सही तरीके से नैतिक शिक्षा लिया है। तो ये अनुभव द्वारा होने वाले वृद्धि के रूप में शिक्षा को परिभाषित करते हैं। क्लियर है भाई? तीसरा प्रश्न देखो, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? देखो, ज्ञान, अनुभव, अनुसंधान के अलावा सकारात्मक अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, ए और बी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, ए और बी दोनों आएगा। सकारात्मक जरूरी है और अभिरुचि की भी जरूरी है, दोनों, बोथ ए एंड बी आल्सो। क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। चलिए कुछ प्रश्न और हैं। अभिवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ाया हूं भाई, 2 प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। क्या क्या? सकारात्मक बताया और नकारात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक। और सकारात्मक तो 2 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। अगला देखो, एक अध्यापक कौन है भाई? एक अच्छा गुरुजी, जो होशियार हो और मेहनत करने वाला हो, जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। देखो भाई, ऑप्शन पर निर्भर करता है, याद रखना। विकल्प का कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा, ये हमारे ऑप्शन पर निर्भर करता है। चूंकि यहां सिर्फ मेधावी होना जरूरी नहीं है, विद्यार्थी सच्ची लगन भी जरूरी नहीं है, सादा जीवन जीने वाला का मांसाहारी रही या फिर एकदम यह रही तो नहीं पढ़ा सकेगा, ऐसा नहीं। अपने विषय में प्रवीण हो, ये जरूरी है यहां पर। ठीक है? क्लियर है भाई? तो अगला देखो, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो कैसे सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित करें हम शिक्षा को? अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, या सभ्य व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर, या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, या बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, भाई बिल्कुल यही चीजें होगा, है ना।
दूसरे व्यक्ति में यदि शिक्षा से हमने परिवर्तन ला दिया, भाई हम में तो परिवर्तन होगा ही, साथ ही साथ अन्य में भी परिवर्तन आना चाहिए। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है? तो शिक्षण एक कौशल है भाई, पढ़ाना एक कौशल है, स्किल है, याद रखना। शिक्षण कौशल नाम बोलते हैं ना, टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल, तो यह एक कौशल है। यहां पर कंफ्यूजन होगी मेरे दोस्तों, याद रखना। क्लियर है? चलो अगला सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी पाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो भाई शिक्षा का उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए, समाज के हित के लिए भी ये हो, राजनैतिक भी हो, नैतिक हो, सांस्कृतिक हो, भावात्मक हो, संवेगात्मक हो, सभी प्रकार के विकास करवाना शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो रहा साथियों शिक्षा अभिवृत्ति, आज का हमारा ये चैप्टर 1 है, जो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। ठीक है, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आज हमने क्लास 1 को देखा, शिक्षकों में छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति होती है। आज की सेशन में हमने जाना, हमारा अगला सेशन रहेगा, अगले टॉपिक के साथ हम फिर से जुड़ेंगे आप सभी के साथ। जो साथी नए हैं चैनल को लाइक करेंगे और सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे। भाई जितने भी साथी देख रहे हो ना, सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएलएड पंडित सुंदरलाल और सीजी व्यापम दोनों की तैयारी हम एक साथ करवा के चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी का सेम है। ठीक है ना, तो जुड़े हमारे साथ। जय हिंद।